हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वेव फंक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं वेव फंक्शन, और यहाँ पे कुछ मैंने सिंबल भी बता रखा है, इसको कहते हैं साई। तो वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। और इसको ये वेव फंक्शन का काम क्या होता है? वेव फंक्शन मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकता है। अब जो पार्टिकल मैंने आपको बताया था कि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है जिसका मास बहुत कम होता है और वेलोसिटी हाई होती है। यदि किसी का मास बहुत कम होगा, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, वो बहुत तेजी से जब मूव करता है तो ऐसा लगता है कि वेव मूव कर रही है। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से किसी के वेरिएशन से कोई भी वेव्स बनती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि हम एक स्टोन वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वेव्स बनने लग जाती है। उसका रीजन क्या होता है, वो वेव्स क्यों बन रही है? क्योंकि उसका रीजन है हाइट ऑफ वाटर सरफेस। वाटर जो है उसका, जैसे ही हम स्टोन डालते हैं तो वो उसकी हाइट जो होती है उसका लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। और इस तरीके से पीरियोडिकली वेरिएशन जो होता है, उस वेरिएशन की वजह से उसमें वाटर वेव्स बनती हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करें यदि साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स क्यों बनती है? प्रेशर की वेरिएशन से। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इसी तरीके से आपने मैटर वेव्स के बारे में भी सुना होगा। वो मैटर बहुत स्मॉल मैटर है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है। जब वो किसी से टकराता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो ये लगता है जैसे वेव की तरह वो मूव कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट का, उस मैटर का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि मैटर वेव्स। वो मैटर जो कि वेव से एसोसिएटेड है, दैट इज मैटर वेव्स। तो अब ये जो मैटर वेव्स हैं, इस मैटर वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए, कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होना चाहिए जिससे हम एक्सप्लेन कर सकें कि मैटर जो वेव्स है वो कैसे बन रही हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के वेरिएशन से मैटर वेव्स बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर वेव्स कैसे बन रही है, वाटर लेवल की हाइट की वजह से। ठीक है। साउंड वेव्स प्रेशर की चेंज की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही है बाय द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली मैटर वेव्स कैसे बनती है? मैटर वेव्स बनती है बाय द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के वेरिएशन से मैटर वेव्स बनती हैं। और ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और इसका अपना कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई को यदि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं यदि एक्सप्लेन करूं तो साई इज क्वांटिटी और मैथमेटिकल टूल हुज वेरिएशन प्रोड्यूस मैटर वेव्स। साई जो है वो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है, एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके चेंजेस से, जिसके वेरिएशन से मैटर वेव्स प्रोड्यूस होती है। मैटर वेव्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम साई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई आर वेक्टर टी, दैट इज द स्टेट फंक्शन, जहां पर आर क्या है, एक्स वाई जेड, और टी जो है दैट इज टाइम और एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट किसी भी पॉइंट पर हम यदि इसकी पोजीशन निकालना चाहें, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यदि मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस पूरे पाथ में उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, तो वो रिप्रेजेंट करता है साई। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो साई है उसको हम दूसरी तरीके से और कैसे कह सकते हैं कि साई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स वाई जेड एट एनी इंस्टेंट। कि इस पूरे पाथ में यदि वो इलेक्ट्रॉन या कोई ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, वेव की तरह मूव कर रहा है, क्योंकि यदि वो एक जगह से दूसरी जगह यदि जाएगा तो वेव की फॉर्म में जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया है। तो इस पूरे इसमें
उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है? वो बताता है वेव फंक्शन। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कि प्रोबेबिलिटी को बताता है, जो पोजीशन को बताता है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो अब इसमें अब मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ कि क्लासिकल, अभी तक आपने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था? हम एग्जैक्ट पोजीशन निकालते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लेते थे। यदि हमें पार्टिकल पता है, एक कोई पार्टिकल है तो उसका यदि हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम सारी चीजें हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो उसके लिए हमें यदि हम चाहे भी कि एग्जैक्ट पोजीशन निकालें तो हम नहीं निकाल सकते। तो यही डिफरेंस होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो एग्जैक्ट पोजीशन हम निकाल लेते हैं, इसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है। बट यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स में फॉलो करना भी चाहें तो वो फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो क्या कहता है कि यदि आप मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन में वेरिएशन आएगा, और यदि पोजीशन निकालेंगे तो मोमेंटम में वेरिएशन आएगा, यानी कि अनसर्टेनिटी रहेगी। हम दोनों की, हम सारी चीज उस पार्टिकल की फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसलिए एग्जैक्ट चीज नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? प्रोबेबिलिटी, कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, और वो स्मॉल पार्टिकल जो है उसका ड्वेल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर तो है लेकिन उसका वेव नेचर भी है। तो यदि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि यदि हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तो हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और पोजीशन निकाल रहे हैं तो मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसको यदि हम देखें तो केवल ये एक प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को बताता है कि वो, यदि हम फाइंड आउट करें कि इस पॉइंट, इस टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं बता सकता। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो यानी कि उसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा, होने की पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होंगी उसमें। तो यदि हम उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना। तो उसकी जगह हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ले ली। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कब ज्यादा होगी और फिर क्या कंडीशन होगी? यदि ये साई स्क्वायर जो है, यदि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या किसी भी बहुत स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हाई होगी। और यदि इसकी जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू कम है, स्मॉल है, लो है, तो उस केस में जो उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। तो प्रोबेबिलिटी को ना मान करके हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लेते हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी वहां कितनी हो सकती है, हाई होगी, लो होगी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। गॉट इट? अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूं कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, वो वेव फंक्शन जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये एक्सेप्टेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? साई इज फाइनाइट। साई की जो वैल्यू है वो फाइनाइट होती है, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट। इसको हम
कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो साई की जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होती है। देन सेकेंड पॉइंट इज साई इज सिंगल वैल्यूड, यानी कि इसकी वैल्यू सिंगल होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी 2-3 वैल्यूज आ रही है, इसकी एक ही वैल्यू आएगी कि उस किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, तो वो एक ही वैल्यू आएगी, 20% है, 30% है, जो भी है, तो एक फिक्स वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि वेरी कर रही है या चेंज हो रही है या 3-4 वैल्यूज आ रही है, उसकी एक ही वैल्यू आएगी। तो साई जो होता है सिंगल वैल्यूड होता है। फिर थर्ड पॉइंट है साई इज कंटिन्यूअस, तो साई की जो वैल्यू होती है दैट इज कंटिन्यूअस। और यदि ये कंटिन्यूअस है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई, डेल साई बाय डेल जेड, ये भी कंटिन्यूअस होगा, सिंगल वैल्यूड होगा और फाइनाइट होगा, ठीक है। तो यदि ये 4 पॉइंट्स, ये चारों जो रूल है, जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस भी वेव फंक्शन में होगी तो वो क्या होगा, फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको। और अभी हम आगे देखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन भी देखेंगे, तो उसमें जो वेव फंक्शन है उसका जो सॉल्यूशन आएगा उससे, उस साई से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि मोमेंटम है, एनर्जी है, ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यदि आपको वेव फंक्शन ही नहीं पता होता कि होता क्या है, तो वो आप आगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ इक्वेशन को नहीं समझ। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे डीवी क्या है, दैट इज डीवी इज स्पेस। डीवी स्पेस में जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल की, वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम इसको साई आर टी स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई स्टार दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसी का हमने कॉन्जुगेट ले लिया, तो साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी। डीवी इज द स्पेस जहां पे हम देख रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उस पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट आर पोजीशन है इन टी टाइम। तो आर जो है एक्स वाई जेड हो सकती है, और आर जो है दैट इज द स्टेट फंक्शन। और यहाँ पे हमने अभी ये प्रोबेबिलिटी बताई। अब ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम उसको बोल सके कि वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो सपोज करो कि जैसे एक हम यदि बात करते हैं एटम की, तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होती है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। तो अब उससे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है तो एक तो वो फिक्स है, बाउंड है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस और इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाउंड है, ये इससे बाहर निकल के तो नहीं जाएगा और ना ही अंदर जाएगा, वो इसी में घूमता रहेगा। तो यानी कि हम बाउंडेड रीजन की बात कर रहे हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी, यदि हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखें कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और वो कैलकुलेट हम करेंगे, और यदि उसकी प्रोबेबिलिटी, एक उसकी कंडीशन होगी कि प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से यदि हम उसको डिनोट करें तो ये इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। और उसी तरीके से हम यदि किसी और चीज की भी हम मानते हैं, मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में सपोज करो बॉक्स है, उस बॉक्स में हम कोई पार्टिकल है, अब उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो बाउंड है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर ही है और ये मुझे पता है कि उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है। अब यदि पार्टिकल प्रेजेंट है और हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मुझे उसकी जगह नहीं पता, उस बॉक्स में वो पार्टिकल कहाँ पे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता है कि उस बॉक्स के अंदर ही वो पार्टिकल है, ये तो मुझे पता है। तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं हो सकती, क्या होगी, 1 होगी प्रोबेबिलिटी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। जब इसकी वैल्यू
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। और इसी को हम और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, साई स्टार यानी कि कॉन्जुगेट फंक्शन लिख सकते हैं, साई स्टार RT साई RT dV इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इस बॉक्स में उस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, पार्टिकल है कहाँ पे है, इधर है वो नहीं पता, लेकिन इस बॉक्स में वो पार्टिकल है क्योंकि जो बॉक्स है वो पैक है। यदि फ्री होता तब तो हम पता नहीं कर पाते ये कहाँ पर है, लेकिन हमें ये पता है कि इस बाउंड्री में, इस बाउंडेड रीजन के अंदर ही वो पार्टिकल है, तो इसलिए इस बॉक्स के अंदर जो उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी 1, और इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो यदि एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, तो ये आप कंडीशन दे सकते हो और इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये फॉर बाउंडेड रीजन होती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड के केस में 1 होती है, और उसी फंक्शन को हम बोलते हैं वेव फंक्शन। तो जो भी वेव फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है उसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।